हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल के ड्रामा टेल्स। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं हमारी ऑनगोइंग सीरीज जो कि आइलैंड का फर्स्ट सीजन है, जिसका हम एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं उसके थर्ड एपिसोड का फर्स्ट पार्ट। जी हाँ, ये वाला एपिसोड हम दो पार्ट्स में देखेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। तो चलिए एपिसोड स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत होती है उस बूढ़ी दादी और उसकी पोती से। वो दादी अपनी पोती को एक कहानी सुना रही होती कि कैसे पहले के जमाने में जब औरतों पे अन्याय होता था, उनकी पुकार सुनने वाला, उनकी मदद करने वाला कोई नहीं होता था, तो वो लोग बेंजुएले को प्रे करती थी। क्योंकि पहले की औरतें इतनी ज्यादा पढ़ी लिखी भी नहीं होती थी, तो अपनी कोई चीज आहुति के तौर पे दे के जंगल के बड़े से पेड़ के नीचे बेंजुएले को प्रे करती थी और वो उनके सारे दुख दर्द दूर करता था। हालांकि इस चीज की उनको बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। पोती पूछती है कि क्या बेंजुएले सच में है? दादी कहती है हाँ, हो सकता है। आगे सीन शिफ्ट होता है हमारी हीरोइन वॉन मीहो पे, जो कि बेहद खुश है क्योंकि वान उसका बॉडीगार्ड बनने के लिए तैयार हो गया है और इस वजह से अब उसे शैतानों से डरने की कोई जरूरत नहीं है। उसके चेहरे की खुशी आजुशी नोटिस करते हैं और वो उसे पूछते हैं कि वो आज अच्छे मूड में लग रही है। वो कहते हैं हाँ, क्योंकि वो रात को अच्छे से सो पाई। आजुशी पूछते कि उन्हें लगा था क्योंकि आज उनके काम का पहला दिन है तो वो थोड़ी अपसेट होंगी। बट एक्चुअली ये बात मीहो के दिमाग से ही निकल चुकी होती है क्योंकि वो शैतानों की वजह से काफी परेशान होती है। फिर मीहो आजुशी को वान के बारे में इन्फॉर्म करती है कि उसने एक बॉडीगार्ड हायर किया है जो कि एक रेसिडेंशियल बॉडीगार्ड होगा, तो उसके लिए एक कमरे का बंदोबस्त करने के लिए बोल देती है। आजुशी कहते हैं लेकिन कौन है वो बॉडीगार्ड? भरोसेमंद है, इसकी जांच पड़ताल तो करनी होगी, उनको पहले बताना चाहिए था। इस पे मीहो बोलती है कि मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ, अभी के लिए तो उससे ज्यादा भरोसेमंद कोई और हो ही नहीं सकता। फिर वो जैसे ही वान को आजुशी से इंट्रोड्यूस करती है वो शॉक हो जाते हैं, लेकिन वो इस चीज को अपने चेहरे पर जाहिर नहीं करते। वान भी उन्हें बिना ग्रीट किए वहां से चला जाता है। मीहो आजुशी को बोलती है जैसा कि आपने देखा है ये ज्यादा मिलनसार नहीं है। वो जब बाहर आती है तो वान गाड़ी के बैक सीट पे बैठा होता है। उसे पता चलता है कि वान को ड्राइव करना नहीं आता, जिस वजह से मीहो काफी फ्रस्ट्रेट हो जाती है। कहती है उम्र क्या है तुम्हारी, इस जमाने में तुम्हें ड्राइव करना नहीं आता, और खुद गाड़ी ड्राइव कर रही होती है और वो पीछे बैठा होता है। बोलती है समझ नहीं आ रहा कि यहाँ कौन किसके लिए काम कर रहा है, मुझे तो लग रहा है कि जैसे कि मैं तुम्हारी ड्राइवर हूँ। वान उसको आजुशी के बारे में पूछता है, वो बताती है कि वो उसकी फैमिली की तरह है और काफी चीजें एक्सप्लेन करने लगती है और उसे उठपटांग से सवाल भी पूछने लगती है कि उसकी फैमिली में फ्रेंड्स में कोई है, लस्डेमांस को कैसे मारा जाता है और बहुत कुछ पूछने लगती है। बट वो उसे पूरी तरह से इग्नोर करता है। जब मीहो अपनी फरारी में स्कूल पहुंचती है, सब उस लग्जरी कार को देख के शॉक हो जाती है। स्कूल का प्रिंसिपल खुद उन्हें रिसीव करने आया होता है, लेकिन बैक सीट पे वान को देख के वो मीहो को पूछता है कि क्या ये कोई हायर पोजीशन में है, तो वो उसको अपना बॉडीगार्ड बताती है। जैसे कि अगेन प्रिंसिपल सोचता है कौन अपने बॉडीगार्ड को ड्राइव करके लाता है। वो फिर प्रिंसिपल को बोलती है मैं जानती हूँ कि बॉडीगार्ड रखना अलाउ तो नहीं है स्कूल में, लेकिन आपको तो मेरी सिचुएशन पता है, आई होप आप समझ सकते हैं। प्रिंसिपल एग्री करता है और वान मीहो को उसके ऑफिस तक फॉलो करता है। अंदर जाते ही मीहो उसको काफी सारे इंस्ट्रक्शंस देती है, जैसे कि ये मत करो, इससे बात मत करो, वहां मत जाओ। बट वो हमेशा की तरह उसे इग्नोर करता है। कहता है कि तुम मुझे ऑर्डर देना पहले तो बंद करो। कहते हैं मैंने तुम्हें काम पे रखा है, ऑब्वियसली ये मेरा हक है। फिर जब वो अपनी पहली क्लास लेने जाती है तो कोई भी स्टूडेंट उसे सीरियसली नहीं लेता, सब उस पर कमेंट कर रहे होते हैं और उसे उठपटांग से सवाल भी पूछते हैं कि आपको आपकी कंपनी से निकाल दिया गया है, क्या आपने कभी किसी सेलिब्रिटी को डेट किया है, और भी बहुत कुछ। वो कहती कि कोई भी अगर उससे डिसरिस्पेक्ट करेगा तो वो उन्हें पनिश करेगी। तभी हम देखते हैं कि वो बूढ़ी दादी की पोती भी उसी क्लास में पढ़ रही होती है, जिसका नाम हमें पता चलता है कि बो युमजी है। वो सीधा क्लास से उठ के चली जा रही होती है, ये कहकर कि आपको जो चाहे वो सजा दे सकती है। इस तरह से मीहो पहले ही दिन सब बच्चों से परेशान हो जाती है। सीन शिफ्ट होता है और हमें एक घर दिखाया जाता है जिसके बाहर बो युमजी खड़ी होती है। वो किसी सूर्योन को कॉल करती है। हमें पता चलता है कि ये सूर्योन योमजी की क्लासमेट है जो कुछ दिनों से स्कूल नहीं आ रही, इसलिए उसका हालचाल पूछने योमजी उसके घर गई है। वो उसे स्कूल के अपडेट्स देती है, उसे बताती कि कैसे स्कूल में एक न्यू टीचर आई है, वो देहान ग्रुप की इकलौती डॉटर और वारिस है। लेकिन उसकी किसी भी बात पे सूर्यन रिएक्ट नहीं करती, ना ही उसका कोई ध्यान होता है और वो मुंह नीचे करके ही बैठी होती है। योमजी के पूछने पे बताती कि उसे घर से बाहर जाना अलाउड नहीं है। इससे योमजी गुस्सा होती है और उसे बोलती क्या फायदा ऐसे लड़के को डेट करने का जो तुम्हारी हर चीज को कंट्रोल करे, उससे अभी के अभी ब्रेकअप कर लो। सूर्यन कहती इतना आसान नहीं है ये, और उसे बताती कि कुछ दिनों पहले वो दोनों काराओके रूम गए थे, जहाँ पे वो उसके बीएफ को एक इंसिडेंट के बारे में पूछने लगती है कि जहाँ पे उसने एक लड़की को मारा था। वो पूछते उसने उसको क्यों और कैसे मारा, और वो बात को चुपके से फोन में रिकॉर्ड कर रही होती है। लेकिन बीएफ उसका काफी चालाक होता है और वो ये बात झट से पकड़ लेता है। उल्टा उस साउंड प्रूफ काराओके रूम में वो उसी को ही मारता है
और बस फिजिकल अब्यूज ही काफी नहीं होता, वो लड़का उसे उसकी प्राइवेट फोटोज से ब्लैकमेल कर रहा होता है और उसी तरह से वो उसको कंट्रोल कर रहा होता है। योमजी कहती है उसके खिलाफ कुछ तो होगा तुम्हारे पास, कोई मैसेज जिसके आधार पे हम पुलिस कंप्लेन करें, उसने कोई धमकी दी है तुम्हें। वो कहते कुछ नहीं, मैं अगर उसकी कोई भी बात को ना करती हूँ या उल्टा जवाब देती हूँ तो मुझे मेरे प्राइवेट फोटोज भेज देता है। ऑब्वियसली वो मुझे मारे या मैं सुसाइड कर लूँ, लेकिन मेरी अगर ये तस्वीरें एक्सपोज हो गई ना तो मेरी घर वालों की, सबकी इज्जत, उनकी जिंदगी सब कुछ खराब हो जाएगी। उसकी हर बात मानने के अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है अभी मेरे पास। इस तरह वो रोते रोते सब बोलने लगती है कि तभी उस सूर्यम को उसके बीएफ का कॉल आता है। डर के मारे वो तुरंत कॉल उठाती है। वो पूछता है तुम कहाँ हो? वो कहते घर पे। वो तुरंत अगला सवाल पूछता है क्या कोई है तुम्हारे साथ? वो 2 मिनट सुन्न हो जाती है और खिड़की का पर्दा साइड पे करके देखती है तो वो बीएफ उसके घर के सामने ही खड़ा होता है। वो डर जाती है और बोयमजी को घर से बाहर जाने के लिए बोल देती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि बोयमजी वॉन मिहो के ऑफिस में यानी काउंसलिंग रूम में उसे मिलने गई होती है। मिहो पूछती है क्या आज भी फिर तुम मेरी क्लास बंक करने वाले हो? योमजी बोलती है मुझे आपकी काउंसलिंग की जरूरत है। वो कहती है मैं अभी न्यू हूँ और तुम्हें किसी और टीचर से पूछ लेना चाहिए। योमजी बोलती है मुझे लगा आप मेरी मदद करेंगे और इसके बारे में मैं किसी और टीचर से बात नहीं कर सकती। मिहो फिर भी सुबह सुबह डिसरिस्पेक्टिंग स्टूडेंट योमजी की कोई बात सुनने के मूड में नहीं होती, लेकिन वो फिर भी बताने के लिए स्टार्ट करती है कि हमारे क्लास में एक ली सोरियम नाम की लड़की है जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ पा रही क्योंकि उसका एक बॉयफ्रेंड है जो उसे हर जगह स्टॉक करता है और कई दिनों से उसे फिजिकल अब्यूज भी कर रहा है। मियो कहती है ये बात तुम्हें मुझे नहीं पुलिस को बतानी चाहिए। योमजी कहती है क्योंकि हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ नहीं इसके खिलाफ और मैं आपको ज्यादा डिटेल्स नहीं बता सकती, बस यही कि बाकी टीचर को कोई फर्क नहीं पड़ता स्कूल के बाहर स्टूडेंट के साथ क्या हो रहा है और अगर पुलिस इन्वॉल्व हो गई तो ये मैटर और भी खराब हो सकता है। और क्योंकि आप इतनी रिच एंड पावरफुल है, आपके पास कोई कॉन्टैक्ट्स नहीं है जिससे आप उसके बॉयफ्रेंड को कोई सबक सिखाए। मिहो कहते हैं अगर हर चीज उसके मुताबिक हो सकती है तो आज यहाँ पे इस जेजो आइलैंड के एक मामूली स्कूल में नहीं फंसी होती। वो इस तरह से योमजी को साफ साफ मना करते हुए इस सीरियस मैटर को पुलिस के पास ले जाने की सलाह देती है और योमजी निराश होकर वहां से निकल जाती है। अब निराश योमजी अपनी फ्रेंड सूर्यन को कैसे उसके साइको बीएफ से बचा पाएगी? कौन उसकी मदद करेगा? मिहो, वान या कोई और? जानने के लिए बनी रहिए मेरे साथ इस 3rd एपिसोड के पार्ट 2 में जो जल्द ही आएगा। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हमेशा की तरह मेरा वीडियो देखने के लिए मेरे प्यारे व्यूअर्स का ढेर सारा शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।